Okay, so good morning again. Let us start with the syllabus. ठीक है. चार पेपर्स हैं आपके. अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस लॉ, सॉरी नॉट बिजनेस स्टडीज. देन थर्ड पेपर इज ऑफ, पेपर का नाम चेंज हुआ है थर्ड. पहले हुआ करता था मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. अभी तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, कंटेंट इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. एंड फोर्थ पेपर इज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. अब समझना एक चीज़, सीए फाउंडेशन ओल्ड सिलेबस और सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंस है, पहले अपन लोग वो डिस्कस करते हैं. देन वी विल स्टार्ट विद कंटेंट. जो पेपर नंबर 1 है आपका अकाउंटिंग, इस पेपर में कुछ एक चैप्टर्स आपको इंक्लूड किए गए हैं फ्रॉम सीए इंटर. समझ रहे हो क्या? ओल्ड सिलेबस जो था और न्यू सिलेबस जो था उसमें डिफरेंस ये है कि कुछ चैप्टर्स आपको इंक्लूड किए गए फ्रॉम सीए इंटर. इसका मतलब कि पेपर का जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा और जो लेवल है वो भी इंक्रीज होगा एज सर्टेन चैप्टर्स आर इंक्लूडेड फ्रॉम सी इंटर. और कुछ एक चैप्टर, 2 से 3 चैप्टर्स एक्सक्लूड भी किए गए जो पहले ओल्ड सिलेबस में हुआ करते थे, अभी उनको निकाल दिया गया है. नेक्स्ट पेपर है आपका बिजनेस लॉज. बिजनेस लॉज पहले 60 मार्क का हुआ करता था. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन में 30% रिजल्ट था. इसका मतलब 70% स्टूडेंट फेल रहा होगा. हाँ या ना? वो 70 के 70% में से मैं बोलता हूँ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, लेकिन फिर भी 69% या 69.5% बच्चा जो है ना लॉ में फेल हुआ रहेगा. कब? जब लॉ का पोर्शन था कितना, 60 मार्क के लिए. अभी कितना हो गया, 100. तो पोर्शन बढ़ गया. ठीक है, सिलेबस बढ़ गया. तो अब स्कोर करना और भी ज़्यादा क्या रहेगा, चैलेंजिंग रहने वाला है. ठीक है, हार्ड नहीं होगा, चैलेंजिंग है. देखो, अब आज पहला दिन है, पहले दिन मैं आपको ये कमिटमेंट दे सकता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस अच्छे से पढ़ा, ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने बताई क्लास के अंदर उसको सुना, उसको इम्प्लीमेंट किया, एग्जाम के अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो तुमको नहीं आता रहेगा. मेरी बात समझ, 100 मार्क का पेपर विल बी फ्रॉम योर क्लासरूम टीचिंग. एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा 100 मार्क्स में से जो तुमको नहीं आता रहेगा, प्रोवाइडेड आप ठीक से सुनो, ठीक से पढ़ो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो. इज इट क्लियर? तो बिजनेस लॉज के पेपर में भी कुछ चैप्टर्स आपको सी इंटर वाले इंक्लूड किए गए. अब वो कौन कौन से चैप्टर्स है मैं डिस्कस करूंगा. थर्ड पेपर ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, अब फोर्थ पेपर पे आ जाओ. पहले क्या होता था, नॉर्मली इकोनॉमिक्स का जो पेपर था ना 60 मार्क का रहा करता था, और वो जो 60 मार्क का जो पोर्शन था ना वो मेजरली आपको 11th और 12th में जो पढ़े हो वो कवर किया जाता था. अभी 60 से कितना हो गया, 100. तो सीए करिकुलम में इकोनॉमिक्स पहले 2 लेवल पे पढ़ाया जाता था. सीए फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस इकोनॉमिक्स वाज देयर, एंड सीए इंटर लेवल पे इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाज देयर. सीए इंटर पे क्या था, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. तो जो सीए इंटर वाला इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस था ना, वो पोर्शन इंक्लूड कर दिया गया कहाँ पे, फाउंडेशन में. तो इस पेपर का भी लेवल क्या होगा, पहले से इंक्रीज होगा. इज इट क्लियर? 4 पेपर हैं, 2 पेपर आपके प्योरली एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहने वाले, दैट इज पेपर नंबर 3 एज वेल एज पेपर नंबर 4. एंड जो 2 पेपर हैं आपके वो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव रहने वाले. क्लियर? ओके. नेक्स्ट थिंग, पास होने के लिए कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए? तो पास होने के लिए आपको एग्रीगेट चाहिए कितना, 50%, है ना. और इंडिविजुअली एक पेपर में आपको चाहिए 40 मार्क्स. तो एक पेपर में कम से कम 40 नंबर, और इन एग्रीगेट अपन बात करें तो 50% मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर आर सीए फाउंडेशन. ठीक है, चलो, ये हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल है. आपको यहाँ से जो नोट्स दिया जाएगा स्पेसिफिकली लॉ वाले पेपर के लिए, देन अकाउंट्स वाले पेपर के लिए, इको वाले पेपर के लिए, आपको वही नोट्स फॉलो करना है रादर देन रेफरिंग योर आईसीएआई मटेरियल. मेरी बात समझ में आ रही क्या? आईसीएआई मटेरियल से ही हम लोगों ने हमारे नोट्स बनाए हैं.
मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ICAI मटेरियल को ही हम लोगों ने कवर किया है हमारे नोट्स के लिए। तो जब आपको नोट्स यहाँ से दिया जाता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ICAI मटेरियल साइड में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ICAI मटेरियल आपको रेफर करना पड़ेगा ओनली फॉर पेपर नंबर 4, दैट इज पेपर नंबर 3 सॉरी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैथ्स वाले जो सर रहेंगे वो आपको ICAI मटेरियल से पढ़ाएंगे, है ना। ही विल टीच ईच एंड एवरी क्वेश्चन from your ICAI material, each and every concept from your ICAI material, apart from the maths. For all other 3 subjects, you need to refer a notes only. मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? ओके तो मैं एक बार देखो, कोई भी पेपर या कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो ना CA में आने के बाद, है ना, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करना है, आप मैं अभी फाउंडेशन पे ये चीज़ बता रहा हूँ, इंटर में जब जाओगे इंटर में भी देखना है, फाइनल में जब जाओगे फाइनल में भी देखना है। सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि इंस्टीट्यूट हमको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा है, एज वेल एज इंस्टीट्यूट हमसे इस सब्जेक्ट में क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन आपके मॉड्यूल के इनिशियल पेजेस में दिया रहता है हमेशा। ये खुल नहीं रहे। देखो सीए की जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो सीए में ना बेसिकली 2 चीज़ें चलती है। लेवल ऑफ नॉलेज की अगर अपन बात करें, 2 लेवल ऑफ नॉलेज चलता है। एक होता है वर्किंग लेवल ऑफ नॉलेज और एक होता है एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज। वर्किंग एज वेल एज एक्सपर्टीज, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है सर? फॉर एग्जाम्पल आई विल बी टीचिंग यू लॉ पेपर, है ना, तो इट डज नॉट मीन कि मुझे अकाउंट्स नहीं आना चाहिए, इट डज नॉट मीन कि मुझे फाइनेंस नहीं आना चाहिए, टैक्स नहीं आना चाहिए, ऑडिट नहीं आना चाहिए, हाँ है ना। मेरे को लॉ का स्पेशल नॉलेज है और मेरे को टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स, फाइनेंस का वर्किंग नॉलेज है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है? स्पेशल नॉलेज या स्पेशल लेवल ऑफ नॉलेज का मतलब है कि ICAI रिजर्व्स द राइट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, टू फ्रेम एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर। तो जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा वो ज़्यादा रहेगा क्वेश्चन पेपर का। कब? जब ICAI का एक्सपेक्टेशन क्या है? स्पेशल लेवल ऑफ नॉलेज। वर्किंग लेवल ऑफ नॉलेज में क्या है? पेपर का जो लेवल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? इजी टू एवरेज। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पेपर का जो लेवल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? इजी टू एवरेज, नॉट डिफिकल्ट। तो फाउंडेशन में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, उन चारों सब्जेक्ट्स में ICAI का जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है वो है वर्किंग लेवल ऑफ नॉलेज। इट मीन्स पेपर्स आर नॉट गोइंग टू बी टफ, क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी वेरी मच ट्रिकी। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ट्रिकी नहीं रहने वाले फाउंडेशन लेवल पे। बात समझ में आ रहे हैं? आप अगर ठीक से पढ़ते हो यू विल क्लियर। जैसे आप इंटर में आते हो ना, देखो ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल में ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ये हर सब्जेक्ट में आपको दिया रहेगा। फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, कोई भी सब्जेक्ट आप खोलोगे ना, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी लेवल पे, तो आपको ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा पेपर का। पेपर का ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ के देखो। टू डेवलप, क्या लिखा है? जनरल लीगल लैंग्वेज, लीगल नॉलेज। तो जनरल की जगह अगर स्पेशल वर्ड होता तो, जनरल की जगह अगर स्पेशल वर्ड होता तो स्पेशल लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड to develop general legal knowledge of the law of contract, sales and understanding of various forms of businesses and their functioning, to regulate the business environment and to acquire the ability to address, underline करने का है क्या? बेसिक। जैसे आप इंटर में जाओगे ना, इंटर का मॉड्यूल खोलोगे ना, तो हमें बेसिक की जगह लिखा रहेगा एडवांस। मेरी बात समझ में आ रही क्या? बेसिक एप्लीकेशन ओरिएंटेड इशू। It means level of paper is going to be easy, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पहले ही क्लियर कर दिया है तुमको। मेहनत करनी है फाउंडेशन में, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी।
मेरी बात समझ में नहीं क्या? वो बच्चा क्या करता है? मेहनत भी नहीं करता है। इज इट क्लियर? क्लियर है आपको? देखिए सिलेबस 7 चैप्टर्स आर देयर और 7 टॉपिक्स आर देयर। सबसे पहले आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुछ नहीं पता चलेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी कुछ भी नहीं मालूम चलेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013 का इंट्रोडक्शन है सिर्फ, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का इंट्रोडक्शन है सिर्फ। तो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 7। ठीक है, अभी तक 12th में कितने कितने चैप्टर्स पढ़ के आए तुम लोग? 12, 15, 20। यहाँ पे कितने सिर्फ? हाँ 7। फिर अभी 12th में तुम लोग कितने सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हो? अकाउंट्स, इको, बीएस, फिर किसी के पास मैथ्स हो तो मैथ्स और इंग्लिश। 5 चैप्टर 5 सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हो। यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4। तो क्या हो गया? और वहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं था कि बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? तो एक फाउंडेशन क्या हो गया तुम्हारा 12th से? इजी। यस और नो? 12th से इजी हो गया ना भाई। 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तुम लोग पूरे साल, यहाँ पे सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट वही तुम्हारा कम हो गया है। लेवल ऑफ नॉलेज भी क्या है? बेसिक। तो ऐसा रोज ऐसा रिकॉल कराने का खुद को कि फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन क्या है 12th से? इजी। जिसके पास मैथ्स था उसने 100 मार्क्स का मैथ्स पढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ 40 मार्क्स का मैथ्स है। तो फाउंडेशन क्या है? बोलो किससे? 12th से। हाँ वेरी गुड। चलिए रोज ऐसा रिकॉल कराने का सुबह उठ के। तो वी आर स्टार्टिंग विद योर पेपर नंबर 2। business laws. Okay, so before starting with this paper, any idea about this term law? Anyone? Any idea? स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनका आज पहला क्लास है। लॉ वर्ड सुने पे तुम लोग पहले? सुने तो रहेंगे ना? देखो एक चीज समझना, तुम लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हिंदी समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? और यू गाइस आर कंफर्टेबल ओनली इन इंग्लिश? बोलो हिंदी समझ में आता है ना? हाँ वेरी गुड। तो ये वर्ड सुना है पहले लॉ? वेरी गुड। क्या मतलब होता है? पुराना स्टूडेंट है ना तू? हाँ ओके। एनी द स्टूडेंट जो आज फर्स्ट डे है क्लास में? यस नहीं सुना? लॉ ही नहीं सुना तुमने? क्या मतलब होता है? कानून। वेरी गुड, वो ट्रांसलेशन है। कानून का मतलब क्या होता है? कानून का क्या मतलब होता है? नहीं पता? ओके। एनी द स्टूडेंट? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय पीपल। देखो समझो, अभी 3 अप्रैल को सुबह सुबह उठ करके 9:30 तुम लोग क्लास के अंदर आए हो। क्यों? क्यों? सीए बनना है? हैं? बोलो सीए बनना है ना? तो सीए बनने के लिए सीए फाउंडेशन पास करना पड़ेगा, देन इंटर पास करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, फाइनल पास करना पड़ेगा, फिर जाकर के वी विल बिकम ए सीए। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? क्यों फाउंडेशन पास करना पड़ रहा है सर? क्यों इंटर पास करना पड़ रहा है? क्यों ट्रेनिंग करना पड़ेगा? क्यों फाइनल करना पड़ेगा? कहाँ लिखा है? लिखा है बेटा लॉ में। नहीं लिखा होता तो? नहीं लिखा होता तो ना तुम यहां पे होते ना मैं यहां पे होता। या सुनो, तो सीए प्रोफेशन, सीए प्रोफेशन को रेगुलेट कर रहा है लॉ। सीए एक्ट इज देयर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सीए प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए देयर इज अ लॉ।
मेड बाय लॉ मेकिंग अथॉरिटीज। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, सीए प्रोफेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है इंडिया में? आईसीएआई। आईसीएआई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना? आईसीएआई रेगुलेट कर रहा है सीए प्रोफेशन। सीए प्रोफेशन बोल लो या मोर ओवर आप बोलोगे अकाउंटिंग प्रोफेशन को इंडिया में रेगुलेट करता है आईसीएआई, है ना? आईसीएआई रेगुलेट्स द अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया। ICAI is being regulated. ICAI is being regulated under an act called Chartered Accountant Act. बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो वर्ड है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या मतलब है? सीए स्टैंड फॉर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मतलब क्या? बहुत मस्त हिस्ट्री है इसके पीछे भी। क्या करना है? यस, देखो मैंने आपको बोला कि सीए इंस्टीट्यूट जो है आपको अकाउंटिंग प्रोफेशन इंडिया में रेगुलेट करता है, लेकिन अकाउंटिंग प्रोफेशन अभी देखो सीए इंस्टीट्यूट आया था 19 विच ईयर? आईसीआई कब आया? ओल्ड स्टूडेंट्स, व्हेन आईसीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस। बट ओल्ड स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है क्या? ये सब तो तुमको पता होना चाहिए ना, तुम सीए कर रहे हो यार। डोंट फॉरगेट दिस डेट, 1 जुलाई सीए डे 1949, ठीक है? तो आईसीएआई आया 1 जुलाई 1949 को, ठीक है? और आईसीआई का पर्पस क्या है? टू रेगुलेट द अकाउंटिंग प्रोफेशन। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या 1 जुलाई 1949 से पहले अकाउंटिंग प्रोफेशन नहीं था इंडिया में? हाँ, है ना? 1 जुलाई 1949 से पहले भी अकाउंटिंग प्रोफेशन वाज देयर इन इंडिया, और वो ज़माने में ब्रिटिशर्स यूज टू रूल इंडिया। ब्रिटिशर्स यूज टू रूल इंडिया। तो व्हेन ब्रिटिशर्स यूज टू रूल इंडिया, तो इंडियंस भी अकाउंटेंट होते होंगे, और वो ब्रिटिश पीपल भी अकाउंटिंग करते होंगे इंडिया में, हाँ, है ना? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स यूज टू मेंटेन अ चार्टर। ब्रिटिशर्स यूज टू मेंटेन अ चार्टर। चार्टर का मतलब समझो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट। उस चार्टर में सिर्फ उन अकाउंटेंट का नाम होता था जो ब्रिटिशर्स होते थे। ऐसे अकाउंटेंट जो इंडियंस होते थे उनका नाम नहीं होता था चार्टर में। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल्दो आज समझो कि आज अगर मैं सीए हूं तो आई विल हैव द मेंबरशिप ऑफ आईसीआई। वो जमाने में क्या, सीए हूं लेकिन मेंबरशिप किसको मिलेगी? सिर्फ ब्रिटिशर्स को। तो accounting profession was being carried out by the Britishers also, by the Indians also, but Indians name was not there on the charter maintained by Britishers after independence, ठीक है? वहीं से कंसेप्ट ड्रॉ किया गया है। चार्टर से बन गया आपका चार्टेड, और पहले क्या थे आप? सिर्फ अकाउंटेंट। दोनों मिलाकर के क्या बन गया? चार्टेड अकाउंटेंट। एक सेकेंड। तो वहीं से ये वर्ड डिराइव हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इज इट क्लियर? ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, सीए प्रोफेशन रेगुलेट कर रहा है आईसी अकाउंटिंग, सीए आईसीए रेगुलेट कर रहा है, आईसीए रेगुलेट कर रहा है अकाउंटिंग प्रोफेशन, और आईसीए इज बीइंग रेगुलेटेड थ्रू एन एक्ट कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, ठीक है? अब समझना,
लॉ का मतलब इन जनरल अगर मैं बोलूं तो लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. लॉ मीन्स व्हाट? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द लेजिस्लेचर. मेड बाय द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब है यहाँ पे बेटा लॉ मेकिंग अथॉरिटी. लेजिस्लेचर का मतलब क्या है यहाँ पे? लॉ मेकिंग अथॉरिटी. तो लॉ मीन्स एनी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय लेजिस्लेचर. क्यों बनाते हैं लॉ? टू रेगुलेट द कंडक्ट. टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पर्सन्स. ठीक है. आज आप लोग फाउंडेशन की क्लास में आए हो, आपको फाउंडेशन पास करना पड़ेगा, इंटर पास करना पड़ेगा, फाइनल पास करना पड़ेगा. ये लिखा हुआ है लॉ में, इसलिए आप लोग फाउंडेशन की क्लास में आए हो. अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो भाई हर कोई क्या हो जाता? सेल्फ डिक्लेयर्ड सीए हो जाता. आज मैं सीए, कल मैं सीएस, परसों डॉक्टर, नेक्स्ट डे इंजीनियर. आई कैन बी वॉट एवर आई वॉन्ट टू बी. अभी डॉक्टर बनने के लिए क्या प्रोसेस है, कहीं लिखा होगा ना. इंजीनियर बनने के लिए क्या प्रोसेस है, कहीं पे लिखा होगा ना. अगर नहीं लिखा होता तो मेरी बात समझ में नहीं. टीचर बनने के लिए क्या प्रोसेस है वो कहीं लिखा नहीं है, इसलिए एनीवन कैन बी अ टीचर. मेरी बात समझ में नहीं क्या? टीचर बनने के लिए क्या प्रोसेस है वो कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो एनीवन कैन बी अ टीचर. ठीक है. तो लॉ का पर्पस क्या? टू रेगुलेट दी कंडक्ट. तो नोटबुक लाए हो आज आप लोग? ठीक है. लिखिए, हेडिंग लगाइए फटाफट से. जो भगवान का को मानते हो ना, भगवान का नाम लिख लो ऊपर. ठीक है. श्री गणेशाय नमः, ऐसा कुछ, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जो भी भगवान को आप मानते हो. और ब्रैकेट में लिख देना कि पास करवा देना भगवान इसमें. You need the blessings of God to be a CA. This is your first day. लिखा? Now write down. Meaning of law. Meaning of law. और ब्रैकेट में लिखना एज पर अविनाश सर. ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये तो मेरे हिसाब से है. ठीक है. मीनिंग ऑफ लॉ एज पर अविनाश सर. एनी सेट ऑफ रूल्स and regulations, any set of rules and regulations made to regulate the conduct of persons. अच्छा अच्छा, एक चीज स्किप हो गई. एनी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? मेड बाय द लेजिस्लेचर. made by the legislature to regulate the conduct of person. To regulate the conduct of persons. To regulate the conduct of persons. लिखा आपने? अब एक चीज समझना सर, लेजिस्लेचर का मतलब क्या बताया आपने? लॉ मेकिंग अथॉरिटी, है ना. देखो ये जो टर्म है ना, लॉ या कानून, इट हैज अ वेरी वाइडर इम्प्लीकेशंस. तुम लोगों ने वो सुना है, कुदरत का कानून, भगवान का इंसाफ, कुदरत का कानून, ये सब सुने हो? तो हम यहाँ पे कुदरत का कानून नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे कौन सा कानून पढ़ रहे हैं? विच आर मेड बाय दी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज. 12th में आप पढ़ते थे मैनेजमेंट के बारे में, दैट बिजनेस मैनेजमेंट में तुम लोग पढ़ते थे, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर. यस नो? मैनेजमेंट मे और मे नॉट बी एवरीवेयर, देयर मे बी मिसमैनेजमेंट ना. यस, बट लॉ इज एवरीवेयर.
तुम लोग अभी मेरी क्लास में बैठ करके मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, इट इज ऑल्सो लॉ। अभी आज क्लास तुम्हारा 9:30 से 2 बजे तक है, इट इज अ लॉ। घर पे जाते हो, रात को खाना खाते हो, सो जाते हो मोबाइल चला करके, लॉ। सुबह उठते हो वापस मोबाइल चलाते हो, क्या है? लॉ। यस और नो? सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट बोलते हो, दिन के खाने को लंच बोलते हो, रात के खाने को डिनर बोलते हो, क्या है? खाना बोलते हैं, वेरी गुड। लॉ इज एवरीवेयर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? विच आर मेड बाय द लेजिस। एक हो सकता नहीं कि यार मैं अपने लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बना सकता हूँ, मैं अपने लिए कोई सेट ऑफ रूल्स बना सकता हूँ। जैसे आई वेक अप एट 5 AM, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी पढ़ूंगा नहीं, मैं मोबाइल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये सेट ऑफ रूल्स मैंने खुद के लिए बनाए। मैं बहुत गंदा तरीके से रेडी होऊंगा, मैं सबको गालियाँ दूंगा, किसके लिए? किसके लिए? खुद के लिए, ठीक है। तो क्या मैं इस लॉ को रेफर कर रहा हूँ? मैंने बोला कि तुम्हारा सिलेबस ना, मैं 30 जुलाई बोला था, 31 जुलाई तक योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, इट इज ऑल्सो लॉ। मैंने बोला कि भाई ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, रोज क्लास आना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, लॉ। मैं इस लॉ की बात कर रहा हूँ? नहीं। मैं कौन से लॉ की बात कर रहा हूँ? विच आर मेड बाय द लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है, विच आर मेड बाय द लॉ मेकिंग अथॉरिटी। तो भाई आगे जाने से पहले लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है सर? हु कैन मेक लॉ इन इंडिया? तो देखो, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लॉ मेकिंग अथॉरिटी है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर्स टू मेक लॉज ऑन वेरियस सब्जेक्ट मैटर। फिर बच्चे का सवाल आता है कि व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर? द रीजन इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन विद द responsibility to manage the affairs of the entire nation. Similarly, state government is given with the authority to manage the affairs of the entire state. So as they have been given with the authority, as they have been given with the authority, they must also be given with some powers. They must also be given with some powers. तो भाई तुमने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला उनके ऊपर तो उनको पावर्स भी दो। इसलिए पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने का। सो पावर किसने दिया? तो पावर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ आइडिया है? थोड़ा बहुत तो मालूम ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिराइव देयर पावर्स टू मेक लॉज ऑन वेरियस सब्जेक्ट मैटर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। What all we know about constitution? What all we know about constitution? It is a written document, okay, which states that everyone is equal before law. Very good. सारे अफेयर्स कैसे मैनेज करने हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं बोलूँगा इज द मोस्ट सेक्रेड बुक, ठीक है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ नेशन। हमारे लिए बीइंग एन इंडियन और बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे लिए कुछ भी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम लोगों ने सुना है ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। बहुत सारे रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड के लोग रहते हैं यहाँ पे।
है ना, they may have their own set of beliefs, they may have their own set of books, holy books, है ना, बाइबल है, गीता है, कुरान है, बाइबल गीता कुरान से भी ऊपर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड व्हेन इंडिया हैज अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अरे इतने साल स्कूल में तुम लोगों ने रिपब्लिक डे बनाया है, कब, 26 जनवरी 19, यस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, 428, एज ऑफ टुडे देयर आर 428 आर्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स देता है ना, राइट्स देता है, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अगर आप लोगों ने सुना हो, है ना, फंडामेंटल राइट्स सुना है, फंडामेंटल राइट्स मिला है सभी सिटीजन ऑफ इंडिया को, कहाँ से मिला आपको, ठीक है। मान लो कि ये आकर के बोलता है कि मुझे सीए करना है, मैं इसको 2 थप्पड़ मारता हूँ, बोलता हूँ कि तू सीए नहीं कर सकता, ये बोलता है क्यों नहीं कर सकता, मैं बोलता हूँ मैंने बोला इसलिए नहीं करेगा, तो बोलेगा ऐसे कैसे, मैं तो करके दिखा, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, प्रिवेंट कर रहा हूँ फ्रॉम डूइंग सीए, मैं इसको प्रिवेंट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है। मेरी बात समझा ना, क्या पढ़ने का, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का। कौन सा रिलीजन है आपका, हिंदू, मैं बोलता हूँ कि कल से तुम, क्या नाम है तुम्हारा, नवनीत, मैंने बोला कल से तुम मोहम्मद नवनीत सैयद हुसैन, मैं इसके ऊपर कोई और रिलीजन एनफोर्स कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमको पावर्स मिला है। सिमिलरली इंडिया में जितने भी लॉज हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ आज की डेट में ऑन एन एवरेज 1450 एक्ट है, कितने, 1450 से भी ज्यादा होंगे। ऑल ऑफ द all of such acts have got their origin from the constitution of India। उनका ओरिजिन कहां से, उनका ओरिजिन कहां से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल द लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल द लॉज। ऑल द लॉज गेट्स देयर ओरिजिन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 245 पावर देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को, टू मेक लॉज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स, टू मेक लॉज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स। सर आपने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है टू मेक लॉज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स। आज क्या तारीख है, 3 अप्रैल। 4 अप्रैल को तुम लोग सो के उठे, पेपर आया, पेपर में छपा हुआ एक चीज कि आज से लोगों को हंसने पे टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बंदा एक महीने में कितनी बार, कब कब, कितने समय के लिए हंसा, उसके बेसिस पे उसको खुद का टैक्स कैलकुलेट करना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। तुमने सह लिया, 4 तारीख को सह लिया, ये 5 तारीख को तुम लोग उठे, गवर्नमेंट का एक और नोटिफिकेशन आ रखा है न्यूज़पेपर में कि आज से रोने पे भी टैक्स है। सहा जाएगा। नेक्स्ट डे, थोड़े दिन के बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर कोई बंदा दुखी दिखा तो पुलिस चालान काट देगी 5,000 रुपए का। थोड़े दिन के बाद एक और नोटिफिकेशन तुमने देखा कि कोई भी बंदा अगर 4 रोटी से ज्यादा खाता हुआ दिखा, 10,000 रुपए का चालान है। कितने रोटी से ज्यादा, गलत चीज है ना ये सब। आर्टिकल 245 में पावर दिया है गवर्नमेंट को टू मेक लॉज। गवर्नमेंट इस पावर को अब्यूज ना करे, इसलिए आर्टिकल नंबर 246 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें डिफाइन किया हुआ है मैटर्स। उसमें क्या डिफाइन किया हुआ है बेटा, मैटर्स डिफाइन किया गया जिनके ऊपर गवर्नमेंट कैन मेक लॉज।
तो सर आप ऐसा ही बोल सकते हो कि ऑल्दो गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने का, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ उन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकती है जो सब्जेक्ट मैटर्स आर्टिकल 246 में कवर्ड है। यहाँ पे पढ़ते हैं अपन आर्टिकल 246 अलॉन्ग विद शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक जो मैंने बताया वो आपको क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बोला लॉ मतलब क्या, एज पर अविनाश सर, लॉ मतलब क्या? एनी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है यहाँ पे? लॉ मेकिंग अथॉरिटी। क्यों बना रहे? टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पर्सन्स। सर व्हाई रेगुलेशन इज नेसेसरी? ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए। व्हाई इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट द कंडक्ट? अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना होगा, पेरेंट्स चलो छोड़ो, दादा दादी को तो बोलते हुए सुना होगा कि आदमी सबसे खतरनाक जानवर है। हाँ है ना? अभी लड़का ना मुझे बहुत देर से देखे जा रहा है, मेरे को इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन कर रहा है कि मैं इसको जान से मार दूं। मार सकता हूं क्या? मैं इसको चाह रहा हूं जान से मार दूं, मैं इसको मार सकता हूं? नहीं मार सकता। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं कानून से। इट इज रिटन इन द इंडियन पेनल कोड कि अगर मैंने किसी को जान से मारा, आई विल बी सेंट बिहाइंड द इम्प्रिजनमेंट। मेरे को फांसी की सजा भी हो सकती है। तो जैसे ही मैं इसको मारने के लिए आगे बढ़ता हूं ना, तो ऊपर से आवाज आती है। आवाज कौन लगा रहा है? कानून। कि बेटा रुक जा, अगर ऐसा किया तो क्या होगा? विल बी सेंट बिहाइंड दी बार्स, बिहाइंड दी जेल। बार वो वाला बार नहीं है। इज इट क्लियर? विल बी सेंट बिहाइंड दी जेल। अगर ये लॉ में नहीं लिखा होता तो सोचो क्या होता। अगर ये लॉ में नहीं लिखा होता ना, तो अभी मैं पिछले महीने मैंने 23 कंप्लीट किया है, मैं 23 ईयर्स का नहीं होता, पहले मारा जा चुका होता। बात समझ में आ रहा है क्या? पहले ही मारा जा चुका होता। यस और नो? फिर पढ़ने की जरूरत थी क्या? पढ़ने की जरूरत थी क्या? मैं लूटपाट करके काम चल जाता ना। यस और नो? तो हमको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पेरेंट घर से चले जाते 4 दिन 5 दिन के लिए, तो जो तुम लोग घर की वॉट लगाते हो, यस और नो? बॉयज़ ग्रुप होता है, नाइट आउट्स करते हैं, आपके दोस्त आ रहे घर पे, पूरी रात बकेती कर रहे हो, सुबह सो रहे हो, है ना? घर में 4 4 दिन तक सफाई नहीं हो रहा है, पानी जो पिया वो ग्लास पलंग के नीचे पड़ा हुआ है, खाना जो खाया है वो प्लेट्स वहीं पे पड़े हुए हैं, है या नहीं है? क्योंकि देर इज नो वन टू रेगुलेट। तुम सोच के देखो ना। ठीक है? तो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ सिविलाइज सोसाइटी, कानून का होना बहुत ज़रूरी है, लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? विदाउट लॉ वी विल बी एज इक्विवेलेंट टू एनिमल्स, और जो सोसाइटी है इट विल बी एज इक्विवेलेंट टू जंगल। अभी सोच के देखो, 10 मिनट के लिए अभी पीएम मोदी जी आते हैं, रात को 8 बजे अनाउंस करते हैं कि भाई अभी 8:15 से 8:30 तक इस देश में कोई भी कानून एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ 15 मिनट के लिए भी अगर ऐसा हो जाए ना, वॉट लगा देंगे सब लोग एक दूसरे की, क्योंकि कानून ही नहीं है। कानून ही नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नीचे से कोई आदमी जा रहा है, मैंने उसके ऊपर पत्थर मार दिया, वो मर गया, उसके घर वाले पूछते हैं कि क्यों किया ऐसा, मैं बोलता हूँ उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी। कब? जब कानून नहीं होगा। ठीक है? वी विल बी एज इक्विवेलेंट टू एनिमल्स, इवन वी विल बिकम मोर वर्स देन द एनिमल्स। तो इंडिया में हर चीज के ऊपर लॉ है। ठीक है? इंडिया में अब प्रॉब्लम ये है, अब मैं बोलता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लॉ वाला जो सब्जेक्ट है ना, बच्चे को 6 क्लास से पढ़ाना चाहिए। मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बोला, कितने कानून? 1450 से ज्यादा। एंड यू नो व्हाट, आपसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है दैट यू नो ऑल द लॉज।
बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मार दिया जान से, पढ़ता ही नहीं था, ठीक है, इसका गला काट दिया क्लास के अंदर, पुलिस आई अरेस्ट करने के लिए, मैं ना, मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? तो पुलिस बोलती है कि आपने इसका मर्डर किया है, ऐसा कानून में लिखा हुआ है, किसी का मर्डर करने पे अरेस्ट किया जाएगा। मैं बोलता हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं था, अभी पता चला, नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट डू इट। जब छोटा था तो चीटियां मारता था, बड़ा हुआ इंसान मारने लग गया, आई वॉज नॉट अवेयर। अभी अवेयरनेस आ गई है, आगे से नहीं करूंगा। वेदर आई विल बी स्पेयर्ड बाय द पुलिस? नो। क्यों? अथॉरिटी बोलेगी, आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखा गया है दैट यू नो ऑल दी लॉज। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, यहाँ के सारे कानून आपको पता होने चाहिए, अगर आपको नहीं पता है ये आपकी गलती है। बच्चों की तकलीफ क्या है? पढ़ने को कब मिलता है कानून? 12th के बाद में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 3 चीजें अभी लिख लोगे तुम लोग। पहला, लॉ का मीनिंग लिख लिया, फिर लिखो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मीन्स लॉ मेकिंग अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मीन्स लॉ मेकिंग अथॉरिटी। दैट इज, कौन बेटा लॉ मेकिंग अथॉरिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे लिखना एक चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट derives their power from Article 245. Central government and state government derives their power from Article 245 of the Article 245 of the Constitution of India and matters on which laws can be made. Laws can be made is given under Article 246. Read along with, ऐसे लिखना, Article 246 read along with Schedule 7. ठीक है, रीड अलॉन्ग विथ Schedule 7। अब आगे चलिए, देखिए आप लोगों ने अभी देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगी उसको अपन सेंट्रल लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल लॉज। एंड सेंट्रल लॉज बनते हैं कहाँ पे? इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगी उसको अपन स्टेट लॉज बोलते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? स्टेट लॉज। एंड स्टेट लॉज आर मेड इन दी स्टेट विधानसभा। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। सेंट्रल लॉज विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, सेंट्रल लॉज विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया। स्टेट लॉज विल बी एप्लीकेबल ओनली विद इन द स्टेट वेयर इट इज मेड। मान लो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया वो एप्लीकेबल होगा पूरे इंडिया के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो स्टेट लॉज का जो जुरिस्डिक्शन है, जो दायरा है, वो है फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट ओनली। राइट डाउन। लिखिए,
सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स सेंट्रल लॉज. That will be applicable throughout India. That will be applicable throughout India. Then state government makes state laws that will be applicable only for a particular state. That will be applicable only for a particular state. ठीक है, only for a particular state. Done. फिर एक नोट लिख लेना नीचे, सेंट्रल लॉज आर मेड in the Parliament of India and state laws are made in the state Vidhan Sabha. State laws are made in the state Vidhan Sabha. ठीक है, अब आगे चलो, देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ लॉ. पर्पस ऑफ लॉ, तो एक पर्पस तो अपन को मालूम है लॉ का, एक पर्पस तो मालूम चला क्या, टू रेगुलेट दी कंडक्ट. यस, to regulate the conduct of persons. ये फर्स्ट पर्पस है. सेकंड देखना भी, यहाँ पे लॉ बनाने का एक पर्पस हो सकता है रेगुलेट करना, और एक और पर्पस हो सकता है टू एडवांस और टू प्रोवाइड रेमेडीज, टू एडवांस और टू प्रोवाइड रेमेडीज against any problem prevalent in the society. हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, तो उस प्रॉब्लम का रेमेडी, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए भी लॉ कैन बी मेड. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ. अभी कल या शायद परसों के न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है राजस्थान के एरिया में. ठीक है, तो गर्मी हर साल पड़ रही है, इनफैक्ट बढ़ रही है ना. मेन रीज़न क्या, ग्लोबल वार्मिंग. वेरी गुड. ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मेन रीज़न क्या है, एक पॉल्यूशन, बहुत बड़ा जो रीज़न है, पॉल्यूशन में आ गया ना CFC. दूसरा है पेड़ों का कटना बहुत लार्जर स्केल पे. तुम भी अपने आसपास नोटिस करोगे, ये तो बहुत विजिबल चेंजेस है. बहुत सारे लोगों का घर ऐसे एरिया में होगा, ऐसी लैंड पे होगा जो एग्रीकल्चरल लैंड है. आजकल तुम किसी के भी घर पे जाते हो ना, ऑलमोस्ट 80% लोगों का घर जो होता है ना, फुली फर्निश्ड होता है. पहले नहीं था इतना, अभी ट्रेंड में है ना. क्या होता है फुली, क्या बोल रहे हैं,
कोचिंग देख लो, वेरी गुड भाई। कोचिंग पे तो वो पीयर प्रेशर भी बोल सकते हो उसको, है ना। पे हाँ ऑफिस बना है, वेरी गुड। तो वो पीयर प्रेशर हो सकता है ना। अश्लील है लड़का। हाँ देखो अभी, तो बहुत लार्ज एक्सटेंट पे पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है, विच इज ऑल्सो अफेक्टिंग दी सॉइल क्वालिटी, यस और नो। देन अब देखोगे तो लैंड अंडर कल्टीवेशन का प्रोपोर्शन जो है कम होता जा रहा है विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। फिर क्लासरूम में भी आपको एसी चाहिए, है ना। मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट क्लास के अंदर एंटर बाद में करता है, एसी पहले ऑन कर देता है, 1 मिनट भी नहीं रह सकते। कार में एसी चाहिए, स्कूटर पे एसी पॉसिबल हो तो वो भी चाहिए। तो वी आर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टेम्परेचर। ऐसा रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था, एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, वी आर इन 2023, 2045 तक, और 24 में हम लोग, सॉरी 2045 तक जो टेम्परेचर है ना, मतलब 60 डिग्री 65 डिग्री नॉर्मल हो जाएगा। अभी 50 डिग्री नॉर्मल है, 50 डिग्री तक जाता है ना टेम्परेचर, हर साल जाता है। 50, अभी लास्ट ईयर जोधपुर के पास एक गांव है, वहाँ पे 53 डिग्री गया था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। तो आने वाले 2045 तक 60 65 70 तक भी जा सकता है। और ये इतना हाई टेम्परेचर है कि मतलब कोई आदमी अगर बाहर निकलेगा ना धूप में, तो उसको बहुत सारे स्किन डिजीजेज होंगे। अब और हीट वेव भी बहुत ज़्यादा अभी चलता है, इस साल भी प्रेडिक्शन है कि इस साल बहुत ज़्यादा हीट वेव्स रहेंगी। तो पेड़ों का कटना इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, है ना। पेड़ों का कटना इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। प्रॉब्लम है, सोसाइटी फेस कर रही है। गवर्नमेंट एक लॉ लेकर के आ जाए इसके ऊपर। क्या लॉ लेकर के आ जाए, गवर्नमेंट बोले कि जितने भी फैमिलीज हैं यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, जितने भी फैमिलीज हैं, हर फैमिली को कम से कम 3 पेड़, एक तो बहुत कम है, उगाना है, ग्रो करना है, मेंटेन करना है। और अगर वो ऐसा करने में फेल हुई तो उस फैमिली के सभी मेंबर्स को उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स। क्या होगा फिर। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सल्यूशन ऑफर किया जा सकता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑफर किया जा सकता है बाय मेकिंग लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। ये सुनो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑफर किया जा सकता है बाय मेकिंग लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। तो लॉ बनाने का दो पर्पस, अभी तुम लोगों ने सुना होगा, पढ़ा तो नहीं होगा। अभी जीएसटी सुना, तो जीएसटी इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम being faced by the companies, by the professionals, or even by the student. Double taxation has nothing to do with GST. बात समझ में आ रहा है क्या। तो उन प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को, डबल टैक्सेशन, हाँ सही बोला मैंने, इंटरनेशनल टैक्सेशन, सॉरी सही बोल रहा था। उन प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए रेमेडी दिया गया, किसके फॉर्म में। लॉ का एक पर्पज ये भी हो सकता है, टू एडवांस रेमेडी, टू गिव रेमेडी टू एनी प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन दी सोसाइटी। तो दो पर्पज हो सकते हैं लॉ के, पहला रेगुलेट करना, दूसरा रेमेडी प्रोवाइड करना। लिखिए फटाफट से। लिखो, टू एडवांस रेमेडी, टू एडवांस रेमेडीज to the problems prevailing in the society. To advance remedy to the problems prevailing in the society. ठीक है,
नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हाउ लॉज आर मेड, एनी आइडिया? आप लोगों ने देखा कि लॉ क्या होता है, फिर आप लोगों ने देखा पर्पस, लॉ कौन बनाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि लॉ बनता कैसे है। ठीक है, लॉ बनता कैसे है, किसी को आइडिया है कुछ? एनीवन? पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं, ओके। एनी अदर स्टूडेंट? उस बिल पे अगर मेजोरिटी एग्री करती है, एग्री किया तभी तो पास हुआ। देखो लिखो, लॉ मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग प्रोसेस डिस्कस करेंगे सेंट्रल लॉज का। लॉ मेकिंग प्रोसेस देखिए, सबसे पहले लॉ बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर इज टू बी डिसाइडेड। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होगा, जिस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनना है। हाँ है ना? सबसे पहले क्या होगा? दैट सब्जेक्ट मैटर विल बी डिसाइडेड ऑन विच लॉ इज टू बी मेड। ये सुनो, अभी सब्जेक्ट मैटर कैसे डिसाइड हो सकता है? तो ये सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी। अब इंडिया में रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। मान लो कि बीजेपी कोई सब्जेक्ट मैटर प्रपोज कर रही है जिसके ऊपर लॉ बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आया ना CAA, अभी प्रपोज्ड है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी नया इंडियन पेनल कोड आ गया है, 1 जुलाई से नोटिफाई होने वाला है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया है, सिविल प्रोसीजर कोड आ गया है, जो 1 जुलाई से नोटिफाई होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो किस पे बेस्ड है? रूलिंग पार्टी प्रपोज करे। दूसरा, पब्लिक डिमांड करे। मान लो कि पब्लिक का डिमांड है कि जितने भी रेप केसेस हैं इंडिया में, उसमें सुनवाई होनी चाहिए, ट्रायल्स कंप्लीट होना चाहिए और डिसीजन आना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और सज़ा होनी चाहिए फांसी की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। एक दिन लोग उतर गए सड़कों पे, है ना, एंड दे आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मेक लॉ इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, और ऐसा होना चाहिए कानून व्यवस्था, पब्लिक डिमांड। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ऑपोजिशन पार्टी भी क्या कर सकता है? प्रपोज कर सकता है सब्जेक्ट मैटर ऑन विच लॉ इज टू बी मेड। क्लियर है? तो लॉ बनने का प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले डिसाइड हुआ क्या? सब्जेक्ट मैटर ऑन विच लॉ इज टू बी मेड। सब्जेक्ट मैटर कुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी, देन पब्लिक डिमांड, और तीसरा ओपोजिशन पार्टी आइडियोलॉजी। क्लियर? अब आगे देखिए जो भी सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होता है ना, XYZ जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर पे सबसे पहले एक ड्राफ्ट लॉ बनाया जाएगा, और वो ड्राफ्ट लॉ बनाने के लिए उन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा हु आर हैविंग रिच एक्सपीरियंस एंड हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल सुनना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको एक एग्जाम्पल दिया था कि इंडिया में एक ऐसा लॉ आना चाहिए विच शुड मेक मैंडेटरी फॉर एवरी फैमिली टू ग्रो, है ना, एटलीस्ट हाउ मेनी ट्रीज,
टू ग्रो एंड मेंटेन एटलीस्ट 3 ट्रीज। तो इसके ऊपर कानून आना चाहिए। तो इसके ऊपर लॉ बनाने के लिए जो इनपुट्स देंगे वो कौन देंगे? मैं दे सकता हूं क्या? क्या मेरे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड एक्सपर्टीज है क्या? नहीं है। इन्वायरमेंटल मैटर्स में मुझे एक्सपर्टीज है क्या? नहीं है। तो किनको इंक्लूड करना चाहिए? उन लोगों को जिनको इन्वायरमेंटल मैटर्स में एक्सपर्टीज है। तो एक कमेटी बनाई जाती है बेटा, सुनना ध्यान से। एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में वो सारे लोग होंगे जिनके पास एक्सपर्टीज है, जिनके पास एक्सपर्टीज है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑन विच लॉ इज टू बी मेड। मान लो कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, तो पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए भी ऐसे लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा जो इन्वायरमेंटल मैटर्स में सालों से काम कर रहे हैं। वही तो अपने इनपुट्स दे सकते हैं, वही तो प्रिजम्पशंस बना सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो पहले सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हुआ, फिर अ कमिटी शैल बी constituted, a committee shall be constituted consisting of persons having high level of expertise of the subject matter in which law is to be made, in which law is to be made। फिर ये कमेटी लिखा सबने? Now this committee will prepare a draft। ड्राफ्ट क्या होता है बेटा? समथिंग विच इज नॉट फाइनल, या समथिंग विच इज येट टू बी अप्रूव्ड, या सुनो। तो ये लोग क्या, ओके डन। फिर ये लोग बनाएंगे एक ड्राफ्ट बिल। ठीक है, क्या बनेगा? एक ड्राफ्ट बिल बनेगा। ड्राफ्ट बिल में इन सभी एक्सपर्ट्स के क्या है? इनपुट्स है। ठीक है, फिर इस ड्राफ्ट बिल को पब्लिक के सामने भी रखा जाता है, और जो जनरल पब्लिक है दे कैन ऑल्सो गिव देयर और दे कैन ऑल्सो प्लेस देयर ओपिनियन ऑन द ड्राफ्ट बिल। अगर कोई ओपिनियन अच्छा लगता है, कोई सजेशन अच्छा लगता है, तो दैट कुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हुआ। सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होने के बाद कमेटी ऑफ एक्सपर्ट अपॉइंट हुआ। कमेटी ऑफ एक्सपर्ट में कौन रहेंगे? वो लोग जिनके पास हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। व्हाट दे डिड, दे प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट बिल। अब इस ड्राफ्ट बिल को पेश किया जाएगा इन दी लोकसभा। अब तुम समझना, लोकसभा में कौन लोग बैठते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये है कौन एक्चुअली? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी लोकसभा इलेक्शंस हैं,
यहाँ से जो लोग चुन के जाएंगे, किसने चुना? हमने चुना ना। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो हमारे ओपिनियन को रख रहे हैं वहां पे। ये सुनो, ऐसे विधानसभा में जो लोग हैं उसको हमने अपॉइंट किया है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो बिल को, ड्राफ्ट बिल को पेश किया गया लोकसभा में, अगर लोकसभा में ये बिल पास हो जाता है, इफ बिल इज पास्ड with the consent of majority of members of Lok Sabha. If bill is passed with the consent of majority of members of Lok Sabha, then it is forwarded to Rajya Sabha. Lok Sabha is also being called as lower house. Rajya Sabha is also being called as upper house. ठीक है, फिर सेम प्रोसेस रहेगा अगर राज्यसभा में भी, इफ द बिल इज पास्ड विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है, देन इट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट दे दिया तो वो बिल बन जाएगा क्या? एक्ट। ठीक है, लिखो यहाँ पे, इफ बिल इज पास्ड with the consent of majority of members of Rajya Sabha, then it will be forwarded before the President of India. It will be forwarded to the President of India. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर कंसेंट दिया, इफ कंसेंट इज गिवन, और इफ द प्रेसिडेंट पुट्स हिज सिग्नेचर, देन बिल विल बिकम एक्ट। डन। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले क्या हुआ? सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर डिसाइड हो सकता है किस बेसिस पे? रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी, देन पब्लिक डिमांड, ऑपोजिशन पार्टी डिमांड। सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होने के बाद अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कमिटी ऑफ एक्सपर्ट में कौन लोग होंगे? हु आर हैविंग हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ दैट रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर, जिसके ऊपर लॉ इज टू बी मेड। वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? एक ड्राफ्ट बिल बना रहे हैं, अपने इनपुट्स लिख रहे हैं वो लोग। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है, देन उसको प्लेस किया जा रहा है किसके पास? लोकसभा के पास। लोकसभा में अगर वो पास हो गया विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी, देन इट विल बी फॉरवर्डेड टू राज्यसभा। राज्यसभा में अगर वो पास हो गया विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी, देन इट विल बी फॉरवर्डेड फॉर प्रेसिडेंट कंसेंट। प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर दे दिया तो दैट बिल विल बिकम एन एक्ट। क्लियर सबको? सर एक्ट तो बन गया, ये एप्लीकेबल कब से होगा? तो लिखना यहां पे एक नोट लिखना है यहां पे, दिस एक्ट, द एक्ट विल बिकम एप्लीकेबल, the act will become applicable from the date when it is notified in the official gazette. When it is notified in the official gazette of India.
इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। अभी जो ऑफिशियल गैजेट है ना, देखो एप्लीकेबल कब से होगा, जिस दिन ये नोटिफाई हुआ किसमें, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो बच्चा सवाल पूछता है कि सर ऑफिशियल गैजेट का क्या मतलब है यहाँ पे, है ना। ऑफिशियल गैजेट का मतलब है बेटा, इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। भारत का राजपत्र देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। इट इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो गवर्नमेंट को कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन देना है, कोई भी नोटिफिकेशन लेकर के आना है, कोई भी लॉ एप्लीकेबल करवाना है, तो गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगी इन दी गैजेट। अगर वो गैजेट में पब्लिश हुआ, अगर वो गैजेट में पब्लिश हुआ, इसका मतलब इट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल पब्लिक ऑफिसेस। इट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल पब्लिक ऑफिसेस। अब क्या होता है, पब्लिक ऑफिसेस पे एप्लीकेबल हो गया, तो पब्लिक ऑफिसेस बनाए गए हैं टू रेगुलेट किसको, पब्लिक, जनरल पब्लिक, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये था लॉ मेकिंग प्रोसेस। चलिए इसके आगे के डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।